हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। तो ये वीडियो सेकंड वीडियो है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की सीरीज़ की, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का सफ़र है उसके लिए आपको बेस बनाएगी ये वीडियो। जब तक आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पता ना हो तब तक आप एडवांस्ड कहाँ से पढ़ेंगे, और इसमें से एमसीक्यू बनने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको जल्दी से इन्फॉर्म यहाँ पे कर दूं कि ये मैं जो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स है ये मैं एक ही वीडियो में पूरी पढ़ाना चाहता था, और रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली थी। लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग की तो मैंने देखा ये बहुत बड़ी वीडियो बन रही है, ये लगभग 2 से 2.5 घंटे की वीडियो बन रही है। तो वो एक पूरी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता, और बच्चों को पढ़ने में भी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको 2 वीडियोज़ में स्प्लिट किया है। तो अगर आप ऐसे कुछ सुनोगे कि हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो हमने अब अगली वीडियो में डाली हैं, है ना। तो दैट मीन्स जो हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे तो वो दैट मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगली वीडियो में होंगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो जैसे हमें पता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनकी मीनिंग उस सब्जेक्ट में डिफरेंट है, लेकिन आम जनरल मीनिंग जो उनकी है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वायरस देखेंगे, वायरस की जो कंप्यूटर साइंस में मीनिंग है उसका मतलब क्या है कि कोई एक मेलिशियस, कोई हार्मफुल प्रोग्राम जो आपके लैपटॉप को ख़राब कर सकता है, आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। लेकिन जनरल मीनिंग में अगर हम देखेंगे तो वायरस का मतलब क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार कर सकता है ना। वैसे ही अगर हम देखेंगे वर्क की मीनिंग, वर्क अगर फिजिक्स में देखेंगे हम तो उसकी पूरी डेफिनेशन है, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ फोर्स एक्टिंग ओवर अ डिस्टेंस, है ना। लेकिन अगर हम आम तौर पे देखेंगे वर्क की मीनिंग क्या है, वर्क मतलब काम, एफर्ट जो हम लगाते हैं। समझ आ रही है आपको। वैसे ही अगर हम देखेंगे लिक्विड, लिक्विड जो आम मीनिंग है वो होता है कोई तरल पदार्थ। मतलब आपको पता ही है कि जैसे पानी लिक्विड है, दूध लिक्विड है जो बह सकता है वगैरह। लेकिन कॉमर्स में अगर हम देखेंगे या अगर हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो लिक्विड वर्ड की मीनिंग क्या होती है, लिक्विड मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसको हम फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस। ज़्यादा डिटेल में हम आगे जाएंगे, लेकिन आपको समझ आ रही है मैं बोलना क्या चाहता हूँ, कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आम मीनिंग डिफरेंट होती है और उस सब्जेक्ट में उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। और अगर हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, तो हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कि हम उन वर्ड्स, उन टर्म्स को समझें। वही आज हम करने वाले हैं कि अकाउंटेंसी में जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जिनकी मीनिंग अकाउंटेंसी में डिफरेंट है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहली जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है इवेंट। इवेंट क्या होता है, कोई भी अकरेंस या हैपनिंग जो बिजनेस पे असर डालती है। दैट मीन्स कोई भी वाकया, कोई भी घटना जिसका असर हमारे बिजनेस पे पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की, या हमने किसी को सामान बेचा, हमने किसी से सामान खरीदा वगैरह, कोई भी चीज़ जिसका असर बिजनेस पे पड़े, कोई भी घटना, कोई भी हादसा, कोई भी वाकया जिसका बिजनेस पे असर पड़े, उसको बोलते हैं हम इवेंट। लेकिन इवेंट जो है वो 2 तरीकों के हो सकते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक, दूसरा इकोनॉमिक इवेंट। नॉन इकोनॉमिक इवेंट वो होता है जिसका असर तो बिजनेस पे पड़ता है, बट उसको हम पैसों में तोल नहीं सकते, और जब पैसों में तोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ना कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि जो चीज़ें, जो ट्रांजैक्शन हम पैसे में नाप नहीं सकते उनको हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। वही हुआ ए नॉन इकोनॉमिक इवेंट भी। फॉर एग्जाम्पल, साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू कस्टमर। अगर हमने किसी नए कस्टमर से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि अब उसने हमसे बहुत बल्क में सामान लेना है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन ये मॉनिटरी इवेंट नहीं है। मॉनिटरी इवेंट ये तब बनेगा जब वो एक्चुअल में सामान खरीदेगा। अभी सिर्फ इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने के बावजूद रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ आ रही है आपको। उसके बाद फॉर एग्जांपल, किसी बिजनेस का ऑनर ही मर गया, तो ये कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है, बट ये भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको हम मेजर कर ही नहीं सकते। या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है, तो ये होते हैं नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स। अब है इकोनॉमिक इवेंट जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कोई इवेंट जिसको हम पैसे में तोल सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो हमारे एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को या कैपिटल पे असर डालता है, उसको बोलते हैं हम एन इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है।
और ये इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। मतलब एक इवेंट में बहुत सी ट्रांजैक्शंस आती हैं जिनको बाद में हम फॉर्मलाइज करके, मतलब मेजर करके, रिकॉग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके उसके बाद बुक्स में इनको रिकॉर्ड करते हैं। समझ आ रही है आपको? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए और उसको हमने रेडी किया यूज़ के लिए, मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए या हमने उसको अपने बिजनेस तक लाया, वो भी तो चार्जेस देने हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो ये सारा एक इकोनॉमिक इवेंट है। समझ आ रही है? लेकिन इसमें बहुत सी ट्रांजैक्शंस है, जैसे एक्चुअल में मशीन को खरीदना और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसके लिए पे करना, या प्रिपरेशन ऑफ साइट, मतलब जहाँ पे उसको इंस्टॉल करना है उस साइट को तैयार करना, और उसके बाद इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह। तो ये सारी इंडिविजुअल क्या हैं, ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन ये सारी इन ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन को, कि ये एक इवेंट हो गया। वो इवेंट क्या है कि हमने मशीनरी खरीदी और हमने उसको अपने बिजनेस में लाया और उसको यूज करने के लिए तैयार किया। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो डेटा है सारा, ये तो मैंने एनसीईआरटी की बुक से लाया है और बाकी भी बुक से पढ़ा है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो एक पूरे इकोनॉमिक इवेंट को ही ट्रांजैक्शन बोलती है। मतलब उनके हिसाब से ग्रुप ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि जैसे बाइंग ऑफ मशीनरी, ये अलग से एक इवेंट है और ट्रांजैक्शन भी है। वैसे ही पेइंग ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये अलग से एक इवेंट भी है और एक ट्रांजैक्शन भी है। समझ आ रही है आपको? तो इतना बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा बताना था ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक इवेंट हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक एक्सटर्नल इवेंट, मतलब क्या है, जो किसी आउटसाइडर और बिजनेस के बीच में कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर। कस्टमर जो है वो बाहर का बंदा है ना, तो बिजनेस और बाहर के बंदे के साथ कोई डीलिंग हुई है ना, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इवेंट। वैसे ही परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, या अगर हमने लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया, तो लैंडलॉर्ड जो है वो बिजनेस का बंदा थोड़ी है, तो उसके साथ जो डीलिंग होगी उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इवेंट। वैसे ही है इंटरनल इवेंट। इंटरनल इवेंट का मतलब क्या है, जो पूरे का पूरा एक बिजनेस के अंदर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक बिजनेस में एक जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है, मतलब जो रॉ मटेरियल को संभाल के रखता है, उसको गिन के रखता है, उसका हिसाब किताब रखता है, उसने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई किया ताकि वो सामान बनाए। तो ये एक इवेंट है ना, बट ये इंटरनल इवेंट है। वैसे ही अगर हमने वेजेस पे की, सैलरी पे की अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी क्या है, वो भी एक इंटरनल इवेंट है। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब खातों की बुक, जिसमें हम खाते बना के रखते हैं या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं, है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, जिनमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखते हैं और मेंटेन करके रखते हैं। और जो क्लासिक एग्जांपल्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वो क्या है, कैश बुक है, सेल्स बुक्स है, जर्नल है, लेजर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इनको हमने इंडिविजुअली पढ़ना ही है, तो वहीं पे ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म, जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसी पे आपकी पूरी अकाउंटिंग डिपेंडेंट है ना। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है लेन देन। ठीक है, कोई चीज़ लेना, कोई चीज़ देना। अगर आप बात भी करोगे किसी के साथ तो वो भी एक ट्रांजैक्शन होती है ना, क्योंकि आप आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हो। ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब है एक्सचेंज, लेकिन यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं खाली, यहाँ पे इसके साथ एक एडजेक्टिव भी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ आ रही है आपको? तो वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के साथ रिलेटेड हो। समझ आ रही है? तो अब हम देखेंगे क्या होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बाय बिजनेस विद अनदर पार्टी। मतलब क्या है, जब भी बिजनेस कोई चीज़ खरीदता है, बेचता है, या सर्विस कोई चीज़ जो है वो खरीदता है, बेचता है, मतलब किसी को सर्विस देता है या उससे सर्विस लेता है, वो कैश पे हो या उधार पे हो, वो ट्रांजैक्शन होती है। समझ आ रही है आपको? लेन देन, किसी भी चीज़ का लेन देन जो बिजनेस करता है, वो कैश पे हो या क्रेडिट पे हो। ठीक है, ज़्यादा समझ आपको आगे आएगी कि ये एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इवेंट होता है जिसको हम मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर आपने पीछे कहा था कि इकोनॉमिक इवेंट जो होता है वो ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पे तो एक ही ट्रांजैक्शन बोल रहे हो आप इकोनॉमिक इवेंट है। देखो, ये कन्फ्यूजन मैंने क्रिएट नहीं की है, ये जो एनसीईआरटी की 11th की अकाउंटेंसी बुक है, जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं, वहाँ पे ये कन्फ्यूजन है। और
कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने आपको पीछे भी कहा कि एक ट्रांजैक्शन भी इवेंट हो सकती है और कभी कभी ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन भी इवेंट हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली भी लिख सकता था कि सिंपली एक ट्रांजैक्शन जो है वो एक इवेंट है, लेकिन मैं आपको क्लियर पिक्चर देना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या है, मतलब इकोनॉमिक इवेंट जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, वही क्या है, वही आपकी ट्रांजैक्शन है। समझ आ रही है आपको? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेन देन तो होता है लेकिन उससे क्लियर नहीं होता कोई ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखना है, किसी ट्रांजैक्शन से अगर किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, मतलब एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल में कोई चेंज आए, तब हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे। समझ आ रही है आपको? और ये चेंज कैसे आनी चाहिए, ये चेंज एक स्पेसिफिक तरीके से आनी चाहिए, मैं समझाऊंगा। जो एक ट्रांजैक्शन होती है, आपको पता है कि उसके दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, है ना? जैसे हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा, और अगर किसी ने पहले पढ़ा है अकाउंट्स तो उसको पता होगा कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, है ना? मतलब लेन होता है, देन होता है, कोई चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ देते हैं। ठीक है, तो वो दो एस्पेक्ट जो हैं वो इन तीन चीज़ों में से किन्हीं दो पे एक एक बार असर डालेंगे या एक पे दो बार असर डालेंगे, तब जाके वो ट्रांजैक्शन है। आप समझो मेरी बात, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जो गुड्स हैं वो उधार पे खरीदी हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल हमने उधार पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, ठीक है, तो क्या वो ट्रांजैक्शन है या नहीं है, हम इन्हीं पे देखेंगे, इन पे इंपैक्ट देखेंगे पड़ा कि नहीं। समझ आ रही है? तो वो कैसे देखेंगे, जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो रॉ मटेरियल एक एसेट है और हमारे बिजनेस में एसेट आया, तो एसेट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। लेकिन हमने वो जो रॉ मटेरियल है वो क्रेडिट पे खरीदा है ना? तो जब क्रेडिट पे खरीदा है, दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। समझ आ रही है आपको? क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी बन गई ना कि हमने जो वो उधार पे सामान लिया है वो चुकाना भी है कल को, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, एसेट भी इंक्रीज हुआ। आपको समझ आई? दो चीज़ों पे एक एक बार असर डाला है इस ट्रांजैक्शन ने। ठीक है, कि हमने कोई रॉ मटेरियल उधार पे खरीदा। लेकिन अब हम देखेंगे एक ही चीज़ पे दो बार असर डालना। अगर वही रॉ मटेरियल हमने कैश पे खरीदा होता, ठीक है, तो अगर हमने वही रॉ मटेरियल कैश पे खरीदा होता तो रॉ मटेरियल आने की वजह से एसेट तो इंक्रीज होते, लेकिन हमने जब कैश पे खरीदा तो कैश तो पे किया ना, तो एसेट ही डिक्रीज भी हुए ना। तो दो बार एक ही चीज पे असर पड़ गया है। समझ आ रही है आपको? तो यही होता है, या तो तीन चीजों में से दो पे एटलीस्ट एक एक बार असर डाले या एक ही चीज पे दो बार असर डाले। इसमें और भी बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन वो हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो आएगी वहां पे इसको हमने क्लियरली वहां पे पढ़ना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? तो एग्जाम्पल देखेंगे हम, क्या है, सेल या परचेज ऑफ गुड्स। हम जब भी सेल करेंगे गुड्स की, परचेज करेंगे गुड्स की, वो मैंने समझाया आपको, है ना? तो वही है, एक ट्रांजैक्शन होती है। उसके बाद रिसीट फ्रॉम डेटर। डेटर कौन होता है? जिसने हमसे उधार सामान लिया होता है, ये हमारे लिए एसेट है ना? तो जब डेटर ने पैसे वापस दे दिए तो डेटर एसेट जो हमने बुक्स में लिखा है वो खत्म हो गया, तो एसेट एक खत्म हो गया। लेकिन पैसा तो आया ना, उसकी वजह से एसेट एक इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स इसने एक ही चीज पे दो बार असर डाला, दैट मीन्स ये ट्रांजैक्शन है। ठीक, उसके बाद सेल और परचेज ऑफ एसेट, जब हम एसेट को बेचते हैं, खरीदते हैं, एक ही बात है, मैंने समझाया। या चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को बोलते हैं। तो जब भी डेप्रिसिएशन लगती है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होता है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, और जब एसेट की वैल्यू कम हो गई तो हमारी कैपिटल की वैल्यू भी कम हो गई उसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है, तो इसने भी डेप्रिसिएशन की चार्ज करने की वजह से भी दो पे असर पड़ा एक एक बार, तो ये भी ट्रांजैक्शन है। क्लियर है ये पॉइंट? और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा जो इकोनॉमिक इवेंट था वहां पे। ठीक, और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड होती है हमारी। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की हो, हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। समझ आ रही है आपको? तो अब हम यहां पे देखेंगे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और उनको रिकॉर्ड करना है या नहीं है। तो हम उनको पहचानेंगे कैसे? हम ये नहीं देखेंगे एक्सचेंज है या नहीं है, क्योंकि वो पूरी पिक्चर नहीं देता। हम ये देखेंगे कि क्या इन तीन चीजों पे असर डालती है वो ट्रांजैक्शन या नहीं। ठीक है,
तो पहली ट्रांजैक्शन है कोहली स्टार्टेड बिजनेस विद 3 लाख रुपए। जो कोहली है उसने 3 लाख रुपए लेके बिजनेस अपना स्टार्ट किया। तो 3 लाख रुपए लेके जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया ना, एसेट इंक्रीज हो गया, लेकिन कैपिटल भी आई ना। ये 3 लाख किस लिए लाया उसने? एज कैपिटल इन द बिजनेस, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गई ना। तो दैट मीन्स ये ट्रांजैक्शन है। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, ये मैंने समझाया आपको। वैसे ही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, ये भी मैंने आपको समझाया कि जब हम क्रेडिट पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो एसेट तो इंक्रीज होता है, लेकिन लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है, उधार भी हमारा बढ़ता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी बढ़ती है। उसके बाद प्लेस्ड एन ऑर्डर विद रोहित फॉर परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 15,000, मतलब हमने रोहित को ऑर्डर दिया कि हमें 15,000 की गुड्स दे दो। लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है, इसको थोड़ा सा सोचिए आप। ये जो है ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, अभी उसने हमें गुड्स नहीं दी हैं। तो इसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर कोई नहीं है। 15,000 लिखा हुआ है, लेकिन 15,000 लिखने से थोड़ी वो फाइनेंशियल बनती है। इसमें कोई पैसा अभी ना आया है ना गया है। दैट मीन्स ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ना हमारा एसेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, ना लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई, ना कैपिटल। समझ आ रही है? वैसे ही अगर हम देखेंगे, अपॉइंटेड सूर्या एंड हर्षित एज मैनेजर एट ए मंथली सैलरी ऑफ 20,000, मतलब कोहली ने, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसने सूर्या और हर्षित को मैनेजर अपॉइंट किया। अब आप बताओगे कमेंट्स में कि ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, मतलब आपने अपने बैंक से 10,000 रुपये निकाला और वो बिजनेस में लगाया। बिजनेस यूज है ना, तो ये भी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये पहली ट्रांजैक्शन जैसा ही है। इसमें क्या किया आपने? 10,000 बिजनेस में लगाया, दैट मीन्स कैपिटल लगाई, है ना। तो वही हुआ इससे भी कि 10,000 रुपये आए तो एसेट इंक्रीज हुआ, और 10,000 रुपये आए तो कैपिटल की तरह आए ना, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, पेड ट्यूशन फी ऑफ हर डॉटर फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट 20,000, मतलब कोहली ने अपने पर्सनल अकाउंट से अपने बच्ची के 2,000 ट्यूशन फीस दे दी। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पर्सनल अकाउंट है और बिजनेस का खर्चा नहीं है, बल्कि घर का खर्चा है। ठीक है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस से पैसे नहीं निकाले हैं, उसने क्या किया है? उसने अपने पर्सनल पैसे निकाले हैं और पर्सनल खर्चा किया है। तो ये बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर हिज होम यूजिंग बिजनेस मनी। अब ये देखो, ये जो है ये ट्रांजैक्शन है, इसको बोलेंगे हम ड्राइंग्स। उसने बिजनेस का पैसा इस्तेमाल किया है अपने घर का खर्चा करने के लिए। तो जब बिजनेस में उसने 3 लाख रुपए लगाए थे ना, उसमें से 10,000 रुपये उसने निकाल लिए। ठीक है। जब 10,000 रुपये निकाल लिए तो पहले 3 लाख थे, अब 2,90,000 बचे, तो एसेट डिक्रीज हुए ना, और कैपिटल भी डिक्रीज हुई ना। तो जब पैसा लगाया था तो तब एसेट भी इंक्रीज हुए थे, कैपिटल भी इंक्रीज हुए। जब पैसा निकाला तो एसेट भी डिक्रीज हुआ, कैपिटल भी डिक्रीज हुआ। समझ आ रही है? उसके बाद पेड एडवांस सैलरी टू मैनेजर 20,000। आप मुझे बताएंगे क्या ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उसके बाद टू गुड्स ऑफ 1,000 रुपये फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, आप मुझे बताएंगे। और 5,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 5,000 रुपये जो हैं वो आग की वजह से, कहीं आग लग गई बिजनेस में या कहीं पे, तो लेकिन बिजनेस के पैसे थे। जब ऐसे लिखा होता है ना, जहां क्लियरली नहीं लिखा है कि घर में आग लगी है या बिजनेस में, तो जब ट्रांजैक्शन लिखी है तो इसका हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बिजनेस की ही ट्रांजैक्शन, जहां पे क्लियरली ना लिखा हो। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है ना कि पर्सनल पैसा पर्सनल खर्चे के लिए यूज किया, तो ये तो क्लियर है ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा है, तो इसको हम मान लेते हैं ये बिजनेस का ही पैसा जो है वो जल गया है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। समझ आ रही है आपको? क्यों? क्योंकि आपके 5,000 रुपये जल गए तो एसेट डिक्रीज हुए, है ना, और 5,000 रुपये जल गए तो कैपिटल भी डिक्रीज हुई ना। आपने जो 3 लाख रुपए लगाया था बिजनेस में, कैश भी उसमें से कुछ पड़ा होगा, वही तो जल गया ना, तो कैपिटल भी डिक्रीज हो गई। समझ आ रही है आपको? तो ये थी बिजनेस ट्रांजैक्शन। आगे अब बढ़ते हैं हम। तो अब जो हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे वो है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है खाता, मतलब वो जगह जहां पे हम किसी चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, है ना। तो अकाउंट क्या होता है? ये एक डेट वाइज समरी होती है ट्रांजैक्शंस की। ठीक, मतलब क्या है इसका
कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने लिखनी है अकाउंट में वहाँ पे डेट लिखेंगे हम पहले उस ट्रांजैक्शन की, उसके बाद समरी होती है। समरी का मतलब क्या है? समरी का ये मतलब है कि आपको पता होगा कि पहले जो एंट्री करते हैं हम वो जर्नल में करते हैं, लेकिन जो हम जर्नल में एंट्री करते हैं ना तो वहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की हर एक डिटेल लिखते हैं, नरेशन भी लिखते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उस ट्रांजैक्शन की समरी लिखते हैं, सिर्फ वो चीज़ें, 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और ये क्या है? डेट वाइज समरी ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक खाता जो है ना, एक अकाउंट जो है ना, उसमें सिर्फ एक तरीके की ट्रांजैक्शन आती है। जैसे अगर कोई कैश अकाउंट है तो उसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आएंगी, कैश कब गया, कैश कब आया। अगर सेल्स का अकाउंट है तो उसमें सिर्फ सेल्स की ट्रांजैक्शन आएगी कि हमने कब सेल की, कैश पे की या क्रेडिट पे की। या अगर फर्नीचर का अकाउंट है तो उसमें सिर्फ फर्नीचर की एंट्री आएगी कि हमने कब फर्नीचर खरीदा, कब बेचा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा वगैरह वगैरह। समझ आ रही है? तो जो समरी होती है ना, वो समरी हम उसमें क्या क्या डिटेल लिखते हैं? उसमें सिर्फ हम लिखते हैं डेट और अमाउंट उस ट्रांजैक्शन में कितना आया और उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा। समझ आ रही है आपको? और उसके बाद जो भी अकाउंट होता है उसकी 2 साइड्स होती हैं। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं हम डेबिट साइड, दूसरी होती है राइट हैंड साइड और जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे नाम आता है अकाउंट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कैश अकाउंट है, ठीक है। तो इसकी 2 साइड्स हैं, एक है डेबिट साइड, दूसरी है क्रेडिट साइड। ये बात याद रखना कि डेबिट और क्रेडिट का कोई और मतलब नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब है अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड जो डेबिट होती है और अकाउंट की राइट हैंड साइड जो क्रेडिट होती है। अगर कोई और आपको कुछ और मतलब इनका बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि इनका जो मतलब हुआ करता था वक्त पे, लूका पचियोली के टाइम पे, ये उसका मतलब जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेके इस डेट के कॉलम से यहाँ अमाउंट के कॉलम तक ये डेबिट साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इस डेट के कॉलम से लेके इस अमाउंट तक ये जो सारी साइड है ये क्या है? राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड। समझ आ गया आपको? तो इनमें हम क्या लिखते हैं? डेट में ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई उस दिन डेट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखते हैं हम कि ट्रांजैक्शन का असर क्या पड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर कैश अकाउंट है ये, तो कैश जब भी आता है वो हम डेबिट करते हैं और कैश जब भी जाता है वो हम क्रेडिट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये जर्नलाइजिंग, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग का टॉपिक है जो हमने जर्नल में पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ आइडिया लीजिए कि जब भी कैश आया फॉर एग्जांपल आपके पास, तो आपने उसको डेबिट करना है ना, मतलब डेबिट साइड लिखना है। तो जिस दिन कैश आया उस दिन की डेट लिखोगे, किस वजह से कैश आया उसका नाम यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल की है कोई चीज़ और उससे कैश आया तो लिखोगे आप सेल्स अकाउंट। समझ आ रही है आपको? और यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, कितना कैश हमारे पास आया, और यहाँ पे लिखते हैं हम जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब क्या है? जर्नल पे जिस पेज पे ये ट्रांजैक्शन है वो पेज नंबर यहाँ पे आता है। मतलब क्या है? देखो मैंने क्या कहा आपको कि पहले जो ट्रांजैक्शन एंटर होती है वो जर्नल में होती है ना। तो जर्नल में हम पूरी डिटेल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समरी लिखते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी हमें किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए होती है तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना अगर हमें पता ना हो वो जर्नल के किस पेज पे है, क्योंकि जर्नल बहुत बल्कि होती है। जब जर्नल पढ़ेंगे तब उसकी लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है वो पेज नंबर जहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होती है। क्लियर है? लेकिन ये JF का मतलब क्या है? जर्नल फोलियो। फोलियो का मतलब क्या होता है? देखिए अगर कोई बुक आप खोलते हो ना तो उसके 2 पेजेस खुलते हैं ना सीधा। फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 1 है और ये 2 है, तो ये एक पेज है, दूसरा पेज है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं फोलियो। समझ आ रही है आपको? तो ये जर्नल का फोलियो यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंस के लिए। समझ आ रही है? जब भी कैश आया वो इस साइड लिखेंगे और जब कैश गया वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, जिस दिन कैश गया उस दिन की डेट और क्यों गया वो इधर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो उसकी वजह से कैश गया। अगर हमने कोई गुड्स खरीदी हैं तो परचेजेज अकाउंट आएगा इधर। अगर हमने कोई एसेट खरीदा है तो उसी का नाम आएगा, या कोई भी जिस वजह से कैश गया है वो इधर आएगा और यहाँ पे अमाउंट आएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे जर्नल फोलियो आएगा क्योंकि वो ट्रांजैक्शन भी तो हमने जर्नल में लिखी होगी। इतना क्लियर है? तो जो अकाउंट होता है उसको एब्रीविएट करते हैं हम, अकाउंट ऐसे लिखते हैं AC, ठीक है। उसके बाद अकाउंट को 2 तरीकों से
कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ना है, लेकिन हम इसको बहुत डिटेल में जर्नल में पढ़ेंगे जब हम रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पे ये ज़्यादा काम आएगा आपको, ठीक है। लेकिन थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम जब अकाउंट को कैटेगराइज करेंगे तो 3 टाइप के अकाउंट आते हैं हमारे पास। रियल अकाउंट मतलब एसेट्स के अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस आती हैं, और पर्सनल अकाउंट यानी किसी इंसान के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट। डिटेल में वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक। और मॉडर्न अप्रोच से अगर हम अकाउंट्स को डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो इसमें 6 टाइप के अकाउंट्स आते हैं। एसेट अकाउंट नाम से ही पता चलता है, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और कॉन्ट्रा अकाउंट, या इनको असेसमेंट अकाउंट भी या वैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं हम। अब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे जो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो ऑनर, यहाँ जिसको हम प्रोपराइटर भी बोलते हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में लगाता है। मतलब जब भी हमने बिजनेस खोलना होता है तो कोई ना कोई पैसा तो लगता है, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। और उस पैसे से हम करते क्या हैं? उस पैसे से हम एसेट्स वगैरह खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना होगा तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें लगती हैं। फॉर एग्जांपल आपको बर्तन लगते हैं, आपको फर्नीचर लगता है ना। तो इन कामों के लिए आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना है ना, उसी को बोलते हैं हम कैपिटल, ठीक है। और ये जो कैपिटल होती है ये पैसे की शक्ल में होती है या किसी एसेट की शक्ल में, या जिसको हम काइंड भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है और उसमें ऑब्वियसली फर्नीचर तो लगेगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फर्नीचर जो है वो आपके घर में पहले से पड़ा हुआ है, कोई पुराना फर्नीचर जिसको आप थोड़ा रेनोवेट करा सकते हो, तो अब आपको बिजनेस में पैसा जो है, कैश जो है वो कम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि आप जो फर्नीचर है वो अपना ही लगा रहे हो। तो जो फर्नीचर आपने लगाया वो एसेट की शक्ल में पैसा लगाया ना बिजनेस में, समझ आ रही है आपको? वो भी बिजनेस का ही हो गया, तो वो भी कैपिटल ही हुई ना, समझ आ रही है? तो बिजनेस में जो कैपिटल लगाते हैं वो मनी की शक्ल में हो सकती है, या मनी इज वर्थ जिसको हम बोलेंगे वो भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। इसकी मदद से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम बिजनेस जो है, बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानते हैं, अलग चीज़ मानते हैं, और उसके ऑनर को जो है वो अलग चीज़ मानते हैं, अलग पर्सन मानते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताकि इनकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो इंटरमिक्स ना हो जाएं, वरना अगर इनको अलग अलग हम नहीं मानेंगे तो बिजनेस की जो बुक्स है उनमें हमें ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन भी लिखनी पड़ती। फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे देखा जब हम ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने देखा कि जो कोहली ने अपनी बेटी की जो है ट्यूशन फीस अपने जेब से दी है ना, लेकिन उसको हमने क्यों ने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया? क्योंकि जो उसका अपना खर्चा है वो अलग है और बिजनेस का खर्चा अलग है। लेकिन अगर हम ये सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो नहीं करेंगे तो हमने वो ट्रांजैक्शन भी बिजनेस की बुक्स में एंटर करनी पड़ती, समझ आ रही है? तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब इसकी वजह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? वो ये हुए कि बिजनेस को एक अलग इंसान माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए ताकि आपको समझ आए। तो बिजनेस को क्या माना जाता है? एक सेपरेट इंसान, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है कानून की नज़र में, ठीक है। खासकर कंपनीज में ये फॉलो होता है, लेकिन बाकी बिजनेसेस जो हैं वो भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे अकाउंट्स, मतलब उनके अकाउंट जो हैं वो ठीक बने, ठीक। तो बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है और ऑनर तो है ही एक नेचुरल पर्सन, ठीक। और कैपिटल क्या है? कैपिटल वो पैसा है जो ऑनर ने बिजनेस को दिया। ऑनर एक पर्सन है, बिजनेस एक पर्सन है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा दे रहा है, और ये पैसा है किसका? ये पैसा ऑनर का है। दैट मीन्स अभी किसके पास है? बिजनेस के पास। लेकिन अब बिजनेस की जिम्मेदारी है ना कभी जो है ये पैसा ऑनर को वापस देना है। तो जो भी आपने कोई जिम्मेदारी होती है कि वापस देना है, दैट इज लायबिलिटी। समझ आ रही है आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ज़रूर समझना है कि जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स प्रोपराइटर, मतलब प्रोपराइटर ऑनर की लायबिलिटी होती है, ऑनर का पैसा ये होता है, ठीक है। उसके बाद है
जो कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो जाती है फर्दर इन्वेस्टमेंट से। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 10 लाख पहले लगाया और बीच में कभी आपको लगा कि बिजनेस इंक्रीज हो रहा है तो आपने 5 लाख और लगा लिया, तो टोटल कैपिटल कितनी हुई? 15 लाख, है ना। तो फर्दर इन्वेस्टमेंट जो और आप इन्वेस्टमेंट करोगे उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और प्रॉफिट जो आप कमाओगे उससे भी आपकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपए जो पहले लगाया ना बिजनेस में, और अगले साल तक आपने देखा कि वो पैसा जो है वो हमने प्रॉफिट जो है वो 1 लाख कमाया। अब टोटल आपका पैसा कितना हुआ बिजनेस में? आपका पैसा हुआ 11 लाख। दैट मीन्स प्रॉफिट जो आपने 1 लाख कमाया वो भी कैपिटल में ही ऐड होगा ना, क्योंकि वो भी ऑनर का ही पैसा है। कैपिटल किसका पैसा है? ऑनर का पैसा। समझ आ रही है? तो प्रॉफिट अर्न करने की वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है। ठीक, उसके बाद ये डिक्रीज कैसे होती है? डिक्रीज होती है ड्रॉइंग से। अगर आपने पैसा बिजनेस से निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए पैसा बिजनेस में लगाया और आपको कभी ज़रूरत पड़ गई, कहीं बिजनेस कहीं पर्सनल खर्चा करना है, तो वहाँ पे अगर आपने कुछ 50-60 हज़ार निकाल लिए तो उसकी वजह से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी ना। वैसे ही लॉस की वजह से भी आपकी कैपिटल कम हो जाती है। समझ आ रही है? व्हाट डू यू लूज व्हेन यू मेक लॉसेज? कैपिटल ही तो लॉस होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपए लगाया और साल के एंड तक आपने देखा कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया था वो बिका ही नहीं और उसमें 1 लाख नुकसान हो गया, तो अब आपके पास कितना पैसा बचा? 9 ही लाख पैसा बचा, है ना। और जो कंपनीज होती हैं उनमें जो पैसा लगाते हैं, मतलब जो कैपिटल लगाते हैं, उन लोगों को बोला जाता है शेयर होल्डर, और सोल प्रोपराइटर में बोला जाता है प्रोपराइटर। ठीक है, और ऑनर भी बोल सकते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स भी बोलते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, और कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी बोला जाता है, मतलब ऑनर्स क्लेम। क्लेम का मतलब क्या है? क्योंकि ये पैसा किसका है? ऑनर का। तो क्लेम है ना ऑनर का ही कि ये मेरा पैसा है जनाब, जब भी चाहे वो ऑनर जो है वो वापस ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऑब्वियसली नहीं लेते, क्योंकि ऑनर ने मर्जी से दिया होता है बिजनेस को पैसा और उधरी से उसका घर चल जा है। समझ आ रही है आपको? उसके बाद इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं, मतलब एक्चुअल में बिजनेस की कीमत कितनी है। ठीक, ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और कैपिटल के 2 हिस्से हो सकते हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो हिस्सा होता है कैपिटल का जिससे हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, है ना। एसेट्स हमने आगे पढ़ने हैं तो वहीं पे आपको फिक्स्ड एसेट समझ आएगी, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक, और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। वो हमारे डे टू डे कामों में काम आती है, या हम जो करंट एसेट जिससे खरीदते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? कोई पैसा या कोई गुड्स जब ऑनर या प्रॉपराइटर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले जाए उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। मतलब पैसा, अमाउंट तो आपको पता ही है, कोई भी कैपिटल का पैसा, प्रॉफिट का पैसा, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, लेकिन गुड्स का मतलब क्या है? जो भी चीज़ आपने बेचने के लिए रखी होती है उसको बोलते हैं गुड्स, है ना। फॉर एग्जांपल, किराने वाले के लिए जो भी वो सामान बेचता है, किराना बेचता है, मसाले वगैरह बेचता है, वो गुड्स है। गाड़ी बेचने वाले के लिए जो गाड़ियां उसने बेचने के लिए रखी हैं वो गुड्स है। लेकिन अगर कोई गाड़ी बिजनेस के इस्तेमाल के लिए है तो वो एसेट है। समझ आ रही है? जो चीज़ें बेचने के लिए हैं सिर्फ वही गुड्स हैं। तो अगर आप गुड्स निकाल के ले जाओ बिजनेस से बिना पैसा दिए, अगर पैसा दिया तो वो तो सेल है ना, सिंपल। वो ऑनर ले जाए या कोई और बंदा ले जाए, अगर पैसे दे दिए तो दैट मीन्स वो तो सिंपल सेल है। लेकिन अगर बिना पैसे दिए ऑनर ने कोई गुड्स ले ली, किराने वाले ने कोई सामान, अपना नमक ले लिया अपना घर चलाने के लिए, या किसी बैग मैन्युफैक्चरर ने अपने लिए बैग ले लिया घर, या किसी साइकिल मैन्युफैक्चरर ने साइकिल ले लिया घर, ठीक है, तो वो होगी ड्राइंग। या अगर पैसा निकाल के ले गए। समझ आ रही है आपको? और ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल रिड्यूस होती है। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये लगा के, लेकिन कुछ देर बाद उसने 3,000 रुपये निकाला और अपने घर का रेंट पे किया, तो 3,000 क्या है? आपकी ड्राइंग्स है। समझ आ रही है आपको? तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म जो है एसेट। अब ये बिजनेस एसेट की बात हो रही है, आम लैंग्वेज में जो एसेट यूज़ होता है उसकी बात नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल, आम लैंग्वेज में हम किसी दोस्त को, जो बहुत अच्छा दोस्त है, उसको भी हम एसेट बोलते हैं, या कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा है बिजनेस में, उसको भी एसेट बोलते हैं, है ना। लेकिन ये बिजनेस एसेट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट की मीनिंग डिफरेंट है। हालांकि वही है कि जो फ़ायदा दिलाए, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा इसको स्पेसिफाई किया है ताकि हमें पता चले क्लियरली कि क्या होता है एसेट, बिजनेस का एसेट। ठीक,
तो एसेट क्या होता है? एसेट कोई प्रॉपर्टी, मतलब जिसको हम नॉर्मली जायदाद बोलते हैं, या इकोनॉमिक रिसोर्स, मतलब वो कोई रिसोर्स जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, जिसको हम बेच खरीद सकें, है ना, जो हमें कोई फायदा दे, जो बिजनेस ओन करता है, मतलब वो बिजनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। किसी और बिजनेस की प्रॉपर्टी को आप एसेट थोड़ी बोलोगे अपना, है ना। तो वो कोई प्रॉपर्टी जो आपके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स हो और आप ही उसको ओन करते हो और उसकी वजह से आपको बेनिफिट हो, उसको बोलते हैं हम एसेट। समझ आ रही है? मतलब वो चीज जिसको आप अपने ऑपरेशंस में, बिजनेस में इस्तेमाल करते हो और उससे आप प्रॉफिट कमाते हो। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन होती है कि प्रॉफिट हो उससे, तो उसको बोलते हैं हम एसेट। फॉर एग्जाम्पल, कैश है आपका, फर्नीचर है आपका, व्हीकल है आपका, बिल्डिंग, कॉपीराइट, पेटेंट एटसेट्रा, ये सारे एसेट्स हैं, क्योंकि आप इनको इस्तेमाल करके क्या है कि प्रॉफिट कमाते हो। ऑब्वियसली कुछ डायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर मशीनरी है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है और उससे डायरेक्टली आपको प्रॉफिट मिलता है, मतलब उसको आप इस्तेमाल करते हो चीज़ें बनाने के लिए, फिर उनको बेच के प्रॉफिट कमाते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे फर्नीचर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो लेकिन आपको इनडायरेक्ट प्रॉफिट दे रही हैं। मतलब आपके ऑफिस में जो फर्नीचर है वो ज़रूरी है ना, अगर आपके ऑफिस में फर्नीचर नहीं होगा तो आप बैठोगे कहाँ, है ना। लेकिन वो डायरेक्टली तो आपको प्रॉफिट नहीं दिला रही है, लेकिन वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है वहाँ पे, उसके बिना आप बिजनेस सही से चला नहीं सकते, तो वो इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा दे रही है, प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है। तो कुछ एसेट डायरेक्टली आपको फ़ायदा देते हैं, कुछ इनडायरेक्टली देते हैं, लेकिन हर एक एसेट आपको फ़ायदा देता है। वो कोई एसेट जो फ़ायदा नहीं दे सकता वो एसेट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि किसी चीज़ को अगर आपने एसेट मानना है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू लेस जो चीज़ है उसको कोई एसेट नहीं मानता, और वो वैल्यू भी पैसे में तोलने के लायक होनी चाहिए, मतलब मेजरेबल। आपको पता है ना कि वही चीज रिकॉर्ड होगी जो पैसे में तोली जा सकती है। समझ आ रही है आपको? तो वो कोई चीज जिसको आप ओन करते हो, जो आपकी प्रॉपर्टी है और उसको आप इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा सकते हो, उसको बोलते हैं हम एसेट। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, याद रखना, कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन की बात है, जिससे हमें उम्मीद होती है कि प्रॉफिट हो। ठीक है, अब एसेट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट, जिसको हम फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होता है कि ये वो एसेट होते हैं जो आपने बिजनेस के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदे होते हैं, बल्कि यूज करने के लिए खरीदे होते हैं, और वो आपको बेनिफिट जो देते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक देते हैं, एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा भी आपको कोई एसेट फ़ायदा देगा, उसको आप फिक्स्ड एसेट ही या नॉन करंट एसेट ही बोलोगे। समझ आ रही है? वो एसेट जो आपने बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, बेचते हैं कभी कभी, लेकिन खरीदे नहीं होते बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी अगर है कोई, उसको आपने 5-6 साल इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद अगर आपने बेचा, क्योंकि आपको नई मशीनरी खरीदनी है, आपने उसको 5-6 साल इस्तेमाल किया, तब आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, तब आपने इस्तेमाल करने के लिए खरीदी थी। जब वो खराब हो जाएगी तब तो बेचेंगे ही ना हम। समझ आ रही है आपको? लेकिन इंटेंशन बेचने की नहीं होती है, इस्तेमाल करने की होती है। तो फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, वो फिक्स्ड एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसकी कोई फिजिकल शक्ल हो, जिसको आप देख सको और टच कर सको। समझ आ रही है? जैसे मशीनरी, जैसे कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, उनको बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज को आप टच कर सको। ठीक है, उसके बाद होते हैं इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट की कोई टेंजिबल इनटेंजिबल फॉर्म नहीं होती, ये फिक्स्ड एसेट की होती है। समझ आ रही है? तो फिक्स्ड एसेट जो हैं, जो इनटेंजिबल हैं, वो एसेट हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ना आप उनको देख सकते हो, ना आप उनको टच कर सकते हो, लेकिन उनका फायदा आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक राइट होता है, हक होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़ जो आप प्रोड्यूस करते आए हो, हर एक कोई प्रोड्यूस करता आया है बहुत टाइम से, लेकिन उसका कोई आपने ऐसा तरीका प्रोड्यूस करने का निकाला है जो बहुत तेज़ है और उससे बहुत कम खर्चा लगता है, तो उस पर आपने मेहनत की होगी ना, उस पर आपने पैसा खर्चा होगा ना, उस पर रिसर्च किया होगा, डेवलपमेंट की होगी। तो अब अगर उसको सारे इस्तेमाल करने बैठे तो आपका इतना रिसर्च और डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा है? तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी रखी है कि कुछ देर आप उस प्रोसेस को
पेटेंट करा लो, मतलब 10, 15, 20 साल वो आप ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, आपके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो बना ना आपका एसेट, वो जो आपने खर्चा किया था उसने आपको एक राइट दिया ना, उसने आपको पेटेंट दिया ना कि आप ये प्रोसेस इस्तेमाल करो। लेकिन पेटेंट जो होता है उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, वो कागज़ पे लिखा होता है ये जो है ये इतनी देर आप ही इस्तेमाल कर सकते हो, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसकी फिजिकल शक्ल नहीं होती, वो एक आपका हक होता है। समझ आ रही है? ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझ आ रही है? जैसे आपकी फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन उनको आप टच कर सकते हो, वैसे ही पेटेंट आपका हक है, एक इंटेंजिबल चीज़ है लेकिन टच नहीं कर सकते, स्टिल वैल्यूएबल फॉर यू, और पैसे में भी आप इसको तोल सकते हो। वैसे ही है गुडविल, गुडविल होती है आपके बिजनेस की इमेज। अगर आपकी बिजनेस की इमेज लोगों में अच्छी है, आप प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे रहे हो, आप सोशल सर्विस करते हो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, तो लोगों की नज़रों में आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी, तो वो गुडविल होती है, और उसको भी हम पैसे में तोल सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, वो हमने पार्टनरशिप में पढ़ना है, थोड़ा सा वहीं पे देख लेंगे, लेकिन गुडविल जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल एसेट है। समझ आ रही है? उसके बाद ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क होता है आपका लोगो, समझ लीजिए, ठीक है? लोगो भी आपका कितना इंपॉर्टेंट है, आपको लोगो से ही पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है, कोई चीज़ कितनी ख़राब हो सकती है। तो लोगो की वजह से जिनका वो लोगो है उनको बहुत फ़ायदा मिलता है ना। समझ आ रही है? अब मैं क्लासिकल एक एग्जांपल दूं, अगर किसी के पास एप्पल का फ़ोन है तो लोग इंप्रेस हो जाते हैं, है ना? तो अब जो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही बकवास बात है, बिना सोचे समझे, लेकिन चलो अब उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन लोग इंप्रेस तो होते ही हैं ना, तो दूसरे भी फिर सोचते हैं हम एप्पल का ही फ़ोन लें। क्यों लें? क्योंकि उस पर लोगो है जनाब। समझ आ रही है आपको? ऑब्वियसली कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं, वो आपको पता है, अब उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है कि लोगों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। समझ आ रही है आपको? उसी को बोलते हैं ट्रेडमार्क, मतलब ट्रेड करने के लिए आप कौन सा मार्क इस्तेमाल करते हो, वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। वैसे ही सॉफ्टवेयर है और बहुत से एसेट्स हैं। अब है करंट एसेट। करंट एसेट वो होता है जो पहले ही या तो कैश हो या फिर ऐसा कोई एसेट है जो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। ठीक है, ख़त्म होने का मतलब है उसको हम कैश में कन्वर्ट करें, या बेचें, या उसको हम कंज्यूम कर ले, वो होता है करंट एसेट, मतलब जिसकी लाइफ सिर्फ 1 साल से कम होती है। समझ आ रही है आपको? जैसे कैश इन हैंड, ये तो पहले ही कैश फॉर्म में है तो ये हो गया करंट एसेट। वैसे ही कैश एट बैंक, एक ही बात है, कैश एट हैंड या कैश एट बैंक। उसके बाद है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड का मतलब है जो चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं बेचने के लिए, तो 1 साल के अंदर अंदर उनको बेचने की उम्मीद होती है ना, तो वो हो गए करंट एसेट। वैसे ही डेटर्स, डेटर्स वो जिन्होंने आपसे पैसा उधार लिया, वो आपके एसेट होते हैं, करंट एसेट। क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर वो आपको पैसा दे देंगे, तो डेटर वाला एसेट खत्म हो जाएगा ना। मतलब जैसे मैंने अगर आपसे उधार लिया और मैंने जिस दिन आपको उधार वापस दिया, तो वो जो मैं एसेट था आपके लिए वो खत्म हो गया ना, अब मुझे आपको कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो ये 1 साल के अंदर अंदर ही देते हैं। आप मुझे बताओ वो कौन दुकानदार है या वो कौन सा बिजनेसमैन है जो 1 साल से ज़्यादा तक किसी अपने ग्राहक को सामान देगा और बोलेगा 1 साल के बाद पैसे देना? ऐसा नहीं ना होता है। उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी जो है, जो अभी चीज़ें बनाई नहीं है हमने बल्कि सिर्फ मटेरियल लाया है बनाने के लिए, तो वो भी हम इतना ही लाते हैं कि जो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। उम्मीद होती है, देखो यहाँ पे सारा उम्मीद पे है, फिर आपको पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का नाम है, एक्सपेक्टेशन जिन चीज़ों की होती है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई पिछले साल का स्टॉक बच गया तो वो अगले साल 1 ही साल के अंदर अंदर हम बेचने की कोशिश करते हैं। वैसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है, नाम ही है शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल के अंदर अंदर वाली इन्वेस्टमेंट जिनको हम 1 साल के अंदर बेच देंगे और अपना पैसा निकाल लेंगे। वैसे ही शॉर्ट टर्म एडवांसेस, मतलब हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन दिया है तो शॉर्ट टर्म का मतलब ही है 1 साल से पहले उससे हम पैसा वापस ले लेंगे। या प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंस आपने पहले ही पे कर दिया है, ठीक है, अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदना था, अभी आपने खरीदा नहीं है लेकिन एडवांस में पैसा दे दिया है, तो वो भी आपका करंट एसेट है, क्योंकि उसका जो फ़ायदा है, प्रीपेड एक्सपेंस का फ़ायदा, वो आप 1 साल के अंदर अंदर उठा लोगे। ठीक है, तो वो कोई एसेट जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा उसको बोलेंगे हम करंट एसेट। ठीक है, अब करंट एसेट की एक फॉर्म है लिक्विड एसेट। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई एसेट कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कितना जल्दी बिक जाए बिना नुकसान के।
समझ आ रही है? लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी होती है। लिक्विडिटी ज़रूरी होती है इसलिए ताकि हम शॉर्ट टर्म जो लोन वगैरह होते हैं वो उतार पाएँ, या अगर हमने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना है तो उसके लिए कैश होना चाहिए। ठीक है, तो वो एसेट जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उसको हम बेच के कैश ले लें बिना नुकसान के, बिना सिग्निफिकेंट लॉस के, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। अगर सिग्निफिकेंट लॉस की बात ना हो फिर तो हर एक एसेट जो है वो करंट एसेट ही है। फॉर एग्जांपल लैंड तो आसानी से नहीं ना बिकती है, लेकिन अगर आप उसको बहुत डिस्काउंट पे बेचोगे, लॉस पे बेचोगे तो फटाफट बिकेगी, तो वो भी फिर लिक्विड एसेट हुई ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एसेट जो बिना नुकसान के आप फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सको, वो है आपका लिक्विड एसेट। तो उसमें क्या क्या आता है? कैश तो पहले ही कैश फॉर्म में है, उसकी तो बात ही नहीं है। बाकी दूसरे और एसेट्स हैं, जैसे कैश एट बैंक है, बैंक में पड़ा हुआ है, निकाल लो, कोई मसला नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट जो आप जल्दी से बेच सको, ट्रेजरी बिल वगैरह, वो हम इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ लेंगे। वैसे ही है शॉर्ट टर्म एडवांस। ठीक है, तो ये होते हैं आपके लिक्विड एसेट। समझ आया? उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फिक्टिशियस एसेट। इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है। नाम है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस वो चीज़ होती है जिसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि दीज आर टेक्निकली नॉट एसेट्स, मतलब दीज आर नॉट टेक्निकली एसेट्स एट ऑल। दीज एसेट्स हैव नो रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या है कि जो आपको बेच के पैसा मिले, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दीज एसेट्स अपीयर इन बुक्स ओनली, मतलब वो सिर्फ बुक्स में दिखते हैं एसेट, एक्चुअल में कोई एसेट होता ही नहीं है वो। देखो पेटेंट अलग बात है, पेटेंट एक एसेट है, वो इंटेंजेबल बेशक हैं मगर वो एसेट हैं। उनको अगर आप बेचोगे आपको पैसा आएगा, गुडविल बेचोगे पैसा आएगा। कैसे, वो कभी आगे समझेंगे। ठीक है, वैसे ही ट्रेडमार्क बेचोगे पैसा आएगा, लेकिन इनसे कोई भी पैसा नहीं आता है। एंड कैन नॉट बी सोल्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश। समझ आ रही है? तो ये क्या होता है मैं समझा लूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले आप देखिए, थियोरी पढ़ लेते हैं कि दे रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर या लॉस। वो क्या होते हैं? वो या तो खर्चे होते हैं बहुत बड़े, या तो लॉस होते हैं जो पहले ही हो चुके होते हैं, लेकिन उन खर्चों का फायदा जो होता है वो बहुत सालों तक मिलता है। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, ये जरूरी है, एग्जाम्पल याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आराम से बन सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस को सेटअप करने के लिए लगते हैं, जैसे लाइसेंसिंग की फीस, एजेंट को पैसे देना वगैरह, ये वो होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, मतलब जब आप शेयर या डिबेंचर इशू करते हो ना, मतलब बेचते हो, तो उन पे जो आपको खर्चे लगते हैं तो उनको बोलते हैं, वो भी होते हैं फिक्टिशियस एसेट। वैसे ही डिस्काउंट ऑन शेयर, अगर आपने शेयर को डिस्काउंट पे बेचा, जो अब आप बेच नहीं सकते हो, वो अलग बात है, वो कभी और देखेंगे। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी एक किस्म का फिक्टिशियस एसेट ही है। जब एक्सपेंडिचर की बात होगी तब हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस, मतलब जो बहुत टाइम से हमारे पास लॉस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब असली मसला है कि ये क्या बला है। ठीक है, ये फिक्टिशियस एसेट अगर एसेट नहीं है तो हम इनको बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं? याद रखना, सारे एसेट बैलेंस शीट में आते हैं, है ना? तो इनको हम बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं और एसेट क्यों बोलते हैं? हालांकि फिक्टिशियस वर्ड लगा है, इससे क्लियर होता है इनकी वैल्यू नहीं है, तो इनको हम क्यों एसेट बोलते हैं? अकाउंटिंग पर्पज के लिए सिर्फ इसको ऐसा किया जाता है। देखो एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बिजनेस है और इनकम होती है पर ईयर वो लगभग 1 लाख है ना? मतलब ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन एवरेज में हम लेते हैं कि उसकी इनकम जो है वो 1 लाख होती है पर ईयर, और उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं लगभग वो हमेशा होते हैं 90,000 के आसपास, 92, 89 ऐसे ही। तो हम एवरेज लेके चलते हैं। 1 लाख इनकम और एक्सपेंस जो है उसका वो कितना होता है हर साल? 90,000। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? उसका प्रॉफिट हुआ 10,000 के आसपास। ठीक है, ऑन एवरेज उसका प्रॉफिट 10,000 है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक साल उसने क्या किया कि उसने हैवी एक्सपेंडिचर किया एडवर्टीजमेंट पे, लगभग 50,000 उसने लगाए एडवर्टीजमेंट पे, अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया। अब क्या होगा? अब देखिए, आप उस साल अगर उसने इनकम तो उतनी हुई होगी ना, या थोड़ी सी बढ़ गई होगी एडवर्टीजमेंट की वजह से। तो फॉर एग्जांपल हम अभी रखेंगे कि अभी उसी साल की बात हो रही है, जिस साल खर्चा किया है, तो जरूरी नहीं है उसी साल एडवर्टीजमेंट का कोई फायदा हो। तो समझ लो आप कि उसकी अभी इनकम जो है वो 1 ही लाख है। ठीक है, और खर्चे कितने हैं उस साल के? 90,000 प्लस 50,000। समझ आ रही है? जो खर्चा उसने
एडवर्टीजमेंट पे किया है तो उसका टोटल प्रॉफिट तो कोई नहीं है, लॉस हो जाएगा 40,000। अब मुझे बोलो, आप कोई बिजनेस जो है जिसका प्रॉफिट जो होता था वो 10,000 के आसपास होता था, वो एक साथ अगर 40,000 नुकसान दिखाने बैठे तो उसके बिजनेस की रेपुटेशन क्या रहेगी? समझ आ रही है आपको? उसके अगर शेयर होल्डर्स होंगे वो तो भाग जाएंगे। अगर हम लाखों की बातें कर रहे हैं, लेकिन यही तो करोड़ों के साथ भी होगा, यही तो बिलियंस के साथ भी होगा। तो उनके शेयर होल्डर सारे भाग जाएंगे, बिजनेस की रेपुटेशन खराब होगी, यहाँ तक कि बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो अब इसका तरीका क्या है, इसका वे आउट क्या है? इसका यही वे आउट है ना कि जिस साल खर्चा हुआ है उस साल सारा खर्चा हमने नहीं दिखाना है एडवर्टीजमेंट का। ये खर्चा हम थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे हर साल। खर्चा तो खर्चा दिखाना ही है, लेकिन अब एक साथ दिखाओ या थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ। ठीक है, जब भी आप थोड़ा थोड़ा करके दिखाओगे तो कितनी देर दिखाओगे वो डिपेंड करेगा कि इस खर्चे का एक्सपेक्टेड फायदा कितनी देर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इस एडवर्टीजमेंट का फायदा हमें 10 साल मिलने वाला है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है लेकिन एग्जांपल के लिए 10 साल मिलने वाला है एडवर्टीजमेंट का फायदा। तो इस खर्चे को हम 10 साल के लिए स्प्रेड करेंगे, मतलब 10 साल में हर साल 5-5 हज़ार हम खर्चा दिखाएंगे। समझ आ रही है आपको? तब उससे क्या हो गया? उससे ये हो गया कि 1 लाख जो उसकी इनकम थी और 90,000 जो उसके नॉर्मल एक्सपेंसेस थे, उसमें इस साल 5 ही हज़ार जुड़ गए ना एक्सपेंसेस में एडवर्टीजमेंट के, तो टोटल एक्सपेंसेस हो गए 95,000। तो प्रॉफिट तो कम हुआ थोड़ा सा, लेकिन प्रॉफिट कम होने की वजह से उसका बिजनेस बिल्कुल ये डूब नहीं गया, बल्कि फिर भी 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और फिर भी स्टेबल इनकम दिखा रहा है अगले साल, अगले 10 साल, है ना? समझ आ रही है आपको? लेकिन अब जो इसने 5,000 तो दिखाया एक्सपेंस, लेकिन ये 45,000 जो बाकी एक्सपेंस है, समझ आ रही है, जो अभी इसने दिखाया नहीं है, उसी को हम दिखाते हैं एज फिक्टिशियस एसेट। क्यों? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं तो दिखाना है और इसका कोई चारा नहीं है और बल्कि एज एसेट दिखाने का। अब मुझे बोलो, क्या आप इस एसेट को बेच सकते हो? 45,000 को आप बेच सकते हो? नहीं ना बेच सकते हो। समझ आ रही है आपको? तो इसी को बोलते हैं हम फिक्टिशियस एसेट। ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये उसकी एग्जांपल है। कोई लॉस भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि हमें खर्चे दिखाने पड़ते हैं एज फिक्टिशियस एसेट। उतनी देर दिखाते हैं जितनी देर इनका हमें फ़ायदा एक्सपेक्टेड होता है। और अगर आप यहीं से देखोगे, जो आपके नॉर्मल एसेट है ना, वो भी तो वही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर नहीं लगता तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको, ये बहुत डीप नॉलेज है। जो आप नॉर्मल एसेट खरीदते हो वो भी तो वही है। आप 1 लाख का एसेट खरीदोगे तो 1 लाख अगर ये बेचारा दिखाएगा एक ही बार खर्चा, तो क्या हो जाएगा, है ना? खराबी हो जाएगी ना। तो वही तो एसेट का खर्चा वो दिखाता है कहाँ? बैलेंस शीट में। समझ आ रही है आपको? और हर साल डेप्रिसिएशन लगाता है उस पे। तो वो डेप्रिसिएशन क्या है? वही वो खर्चा है जो हर साल वो थोड़ा थोड़ा करके दिखाता है खर्चा। जैसे यहाँ पे हम 5,000 दिखा रहे हैं इस केस में। समझ आ रही है आपको थोड़ा सा? तो इसीलिए वो एसेट भी वही है, हालांकि उनमें हमें कुछ मिलता भी है जो फिजिकल होता है, जो टेंजेबल हो सकता है, जैसे मशीनरी वगैरह, लेकिन लॉस या जो बड़े एक्सपेंसेस हैं, बेनिफिट एक किस्म का मिलता है। समझ आ रही है? जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से हमें बेनिफिट तो मिल रहा है ना? तो इसीलिए ये फिक्टिशियस एसेट हमें दिखाने पड़ते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा हम दिखाते हैं उसी को हम डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं और एमोर्टाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप ये डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हो। डेप्रिसिएशन के टॉपिक पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये समझ आ गया? तो अब है कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट मतलब होता है कोई चीज़ जो किसी चांस या फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट हो। तो कंटिंजेंट एसेट भी वो एसेट है जो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है कि आपके लिए वो एसेट बनेगा या नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल लिया है और वो रॉ मटेरियल ख़राब है या कुछ भी है और उसने वो वापस लेने से मना कर दिया, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो? आप एक कोर्ट केस कर सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट केस पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए वो एसेट बनेगा या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बिजनेस ने वो केस जीता, तो जो कोर्ट है वो कुछ कंपनसेशन दिला सकती है आपको उस बिजनेस से, उस सप्लायर से जिसने भी आपको वो सामान खराब भेजा था। तो उस केस में आपके लिए ये जो कोर्ट केस का डिसीजन है, इसकी वजह से आपके लिए एक एसेट बन गया ना, तो वो कंटिंजेंट एसेट है। लेकिन क्या पता आपने हार लिया तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इस कोर्ट केस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके लिए कोई चीज़ एसेट बनेगी या नहीं बनेगी। वैसे एसेट्स को बोलते हैं कंटिंजेंट
एसेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ फिक्स्ड एसेट्स और कुछ करंट एसेट्स की लिस्ट जो नॉर्मली आप बुक्स में देखोगे। तो इनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं। मतलब फर्नीचर तो आपको पता ही है, टेबल चेयर वगैरह फिक्सचर्स होते हैं जो परमानेंटली फिक्स्ड होती हैं चीज़ें, जैसे शेल्व्स होते हैं, कबर्ड्स होते हैं वगैरह। फिटिंग्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक फिटिंग है, फैन है, वायर्स है वगैरह। मशीनरी आपको पता ही है। प्लांट होता है जो पूरा सिस्टम, मशीनरी प्लस उनके साथ जो कन्वेयर बेल्ट, मतलब जो एक मशीनरी से दूसरी मशीनरी पे सामान ले जाती है, कूलिंग सिस्टम वगैरह सारा, उसको प्लांट बोलते हैं मिला के। ठीक है, मशीनरी एक इंडिविजुअल यूनिट होती है और प्लांट का एक हार्ट तो मशीनरी होता है, लेकिन पूरा सिस्टम इसमें होता है जिसको मिला के हम बोलते हैं फिर प्लांट। उसके बाद होती है बिल्डिंग, लैंड, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, लाइव स्टॉक, मतलब जो जानवर आपके पास होते हैं, शीप वगैरह, ये वो लूज टूल्स होता है जैसे हैमर्स है और वो रेंचेस वगैरह होते हैं, वो आपके लूज टूल्स होते हैं। स्टोर होता है कंज्यूमेबल स्टोर्स, मतलब ग्रीस वगैरह जो होती है ना, जो यूज़ हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। गुडविल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, पेटेंट भी, ट्रेडमार्क भी, कॉपीराइट भी वही होता है। लेकिन कॉपीराइट और पेटेंट में क्या फ़र्क है? कॉपीराइट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे लगता है। मतलब आपने कोई गाना बनाया, आपने कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिखी या मूवी बना दी आपने, तो वो उसको कॉपी करने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। तो जो भी राइट्स होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। लाइसेंसेस भी वही हुआ, कोई चीज़ यूज़ करने का लाइसेंस अगर सिर्फ आपके पास है। और फ्रेंचाइजी होती है, जैसे आपको पता ही है, कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, उसने अपनी फ्रेंचाइजी मतलब अपना नाम बेचा और वो कहीं और छोटी जगह पे भी उसके नाम से बिजनेस चलाना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। जैसे यहाँ पे है KFC वगैरह, वो सारे फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। उसके बाद आए करंट एसेट। तो करंट एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, ये हमने इसी वीडियो में आगे पढ़ने हैं तो वहीं पे देखेंगे। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है बहुत से छोटे छोटे डेटर्स को इकट्ठे मिला के सन्ड्री डेटर बोलते हैं। डेटर वो बंदा होता है जिसने आपसे गुड्स उधार ली होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, या सिंपली आप स्टॉक भी बोल सकते हो। फिनिश्ड गुड का स्टॉक मतलब जो आपने तैयार कर दी हैं, चीज़ें बेचने को तैयार हैं। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो चीज़ें जो आधी ही बनी हैं, अभी पूरी नहीं बनी। और रॉ मटेरियल मतलब वो सामान जो चीज़ों को बनाएगा, जिनसे आपने चीज़ें बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चेयर्स बनानी है तो उसके लिए प्लास्टिक जो है वो रॉ मटेरियल है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब है जो खर्चे आपने पहले ही पे कर दिए हैं लेकिन उनका बेनिफिट नहीं लिया है अभी। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब कोई एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दिया है। जैसे प्रीपेड रेंट या रेंट पेड इन एडवांस, कोई भी वर्ड लिखा हो सकता है, उसका मतलब होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ आई? कहीं प्रीपेड रेंट लिखा होगा, कहीं रेंट पेड इन एडवांस लिखा होगा, मतलब तो सेम है। उसके बाद एक्रूड इनकम, मतलब कोई इनकम, किसी पे आपकी इनकम चढ़ गई है बट उसने अभी दी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने मकान दिया है रेंट पे और 1 महीना हो गया है और बंदे ने अभी जो है वो किराया नहीं दिया है, तो उसको बोलेंगे हम एक्रूड रेंट। समझ आई? तो ये भी हमारा एक करंट एसेट होता है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर वो हमें दे देगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर, मार्केट फंड, सर्टिफिकेट, डिपॉजिट्स, ये हम सारे पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट टर्म एडवांसेस, जो आप लोन देते हो अपने जो कस्टमर्स हैं वगैरह, उनको आप जो लोन देते हो या किसी को भी आप लोन देते हो लेकिन शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल से अंदर अंदर, तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म एडवांस। तो ये हैं सारे करंट एसेट। और यहाँ से ख्याल रखना, गुडविल के नीचे यहाँ पे जो भी एसेट्स हैं वो सारे क्या हैं? वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लायबिलिटीज़ क्या होता है। लायबिलिटीज़ आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं कोई जिम्मेदारी। ठीक है, तो बिजनेस में लायबिलिटी का मतलब है अगर आपने कोई किसी का डेट लिया है, उधार लिया है, या आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो आपने पे करनी ही करनी है, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से गुड्स उधार ली हैं, किसी दुकानदार से सामान उधार लिया है, तो वो आपको चुकाना ही चुकाना है ना, तो वो आपके लिए क्या है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। वैसे ही अगर आपने बैंक से डेट लिया है, उधार लिया है, तो वो भी आपके लिए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ना, कि वो आपने चुकाना ही चुकाना है, तो वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। और जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम कैसे चुका सकते हैं, मतलब उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? या तो पैसा देके, या तो गुड्स या सर्विसेज देके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी बैंक से पैसा उधार लिया है तो वो लायबिलिटी कैसे उतारोगे आप? पैसा ही देके। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने आपको एडवांस दिया है गुड्स लेने के लिए, सामान लेने के लिए,
तो वो लायबिलिटी कैसे उतरेगी? वो लायबिलिटी उतरेगी जब आप उसको गुड्स ही दोगे ना। समझ आ रही है आपको? जब भी कोई कस्टमर आपको कुछ एडवांस देता है तो वो आपके लिए लायबिलिटी होती है। और सर्विसेज की क्या बात है? फॉर एग्जांपल आपने किसी टीचर को एडवांस फीस दी है और उसने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो वो अब अपनी लायबिलिटी कैसे उतारेगा? वो आपको पढ़ा के ही उतारेगा ना, सर्विस दे के ही उतारेगा ना अपनी लायबिलिटी। समझ आ रही है आपको? तो जो लायबिलिटी है वो कैसे उतर सकती है? या तो पैसा दे के, या तो गुड्स दे के, या तो सर्विस दे के। वो डिपेंड करता है कौन सा केस है। समझ आ रही है? गुड्स और सर्विसेज में कुछ आइडिया है आपको क्या डिफरेंस होता है? गुड्स होता है वो चीज़ें जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। और सर्विसेज होती है कोई किसी का कोई काम करना। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल किसी दुकानदार से आपने पेन लिया तो वो एक गुड है, लेकिन किसी टीचर से अगर आपने पढ़ा या किसी बार्बर से आपने बाल कटाए तो वो क्या है? सर्विस है। सर्विसेज बहुत किस्म की होती हैं, इंश्योरेंस सर्विस, टेलीकॉम सर्विस वगैरह वगैरह। समझ आ रही है आपको? तो लायबिलिटीज की एग्जांपल क्या है? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर आपने सामान क्रेडिट पे खरीदा, उधार पे खरीदा, या लोन टेकन फ्रॉम बैंक, या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। फॉर एग्जांपल आपने जो है अपना कमरा या आपने अपना घर जो है वो किराए पे दिया है और टेनेंट जो है, जो किराएदार है, उसने आपको एडवांस दे दिया किराया, तो वो भी आपके लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो जो एडवांस दिया है उसकी सर्विस अभी उसने नहीं ली है ना। फॉर एग्जांपल आज जनवरी है और फरवरी का भी किराया एडवांस में दे दिया, तो अभी आपने उसको फरवरी पूरा मंथ उसको वो कमरा दे के रखना है, तो तब वो लायबिलिटी उतरेगी। तो एडवांस अगर रेंट भी दिया टेनेंट ने तो वो भी आपके लिए एक लायबिलिटी है। ठीक। लायबिलिटी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल लायबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ऑनर और बिजनेस जो होता है वो डिफरेंट होता है, और ऑनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है कैपिटल, वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है ना, क्योंकि वो ऑनर का पैसा है, बिजनेस के पास है। तो अगर आपके पास किसी का पैसा है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है ना। समझ आ रही है? वैसे ही रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट हुआ है और उसको हमने थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा बचा के रखा है बिजनेस में फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है, तो वो किसका पैसा है? वो भी तो ऑनर का ही पैसा है ना। प्रॉफिट किसका पैसा होता है? ऑनर का। तो प्रॉफिट में से जो हम पैसा बचा के रखेंगे वो भी किसका पैसा है? ऑनर का। समझ आ रही है आपको? तो वो भी जो एक लायबिलिटी है बिजनेस की टुवर्ड्स ऑनर्स। और एक्सटर्नल लायबिलिटी कोई भी, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अगर आपने सामान उधार लिया किसी अपने सप्लायर से तो वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। समझ आ रही है? तो लायबिलिटीज को बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे है पहला नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये वो लायबिलिटी होती है जहां पे आपको काफ़ी टाइम होता है इस लायबिलिटी को चुकाने का, एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा। जो भी लायबिलिटी है जिसका आपको टाइम है कि 1 साल से ज़्यादा ले सकते हो आप उसको चुकाने में, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। समझ आ रही है आपको? जैसे डिबेंचर है। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको खरीद के जो इन्वेस्टर हैं वो आपको लोन दे सकते हैं। डिटेल में ज़्यादा हम पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। पब्लिक डिपॉजिट, अगर आप डायरेक्टली पब्लिक से पैसा उधार लेते हो वो भी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इसको भी आप चुका सकते हो बहुत 5-6 सालों में, 3-4 सालों में। या लॉन्ग टर्म लोन अगर आप बैंक से लेते हो 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, वो भी क्या है? वो एक नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो आपने 1 साल के अंदर अंदर चुकानी है उसको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटी। क्या आपने कभी सोचा है ये 1 साल इतना रिलेवेंट क्यों है? कि मतलब जो करंट एसेट है वो भी वो एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, यूज़ हो जाए। यहाँ करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो 1 साल के अंदर अंदर चुकानी है। ये 1 साल का चक्कर क्या है? ये 1 साल का चक्कर ये है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से निकलता है ये 1 साल का चक्कर, और वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट निकलता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़नी है अगली वीडियो में, जिसका नाम होगा थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। वहाँ पे ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि ये 1 साल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। करंट लायबिलिटी की एग्जांपल क्या है? बिल्स पेएबल, आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे तो वहीं पे देखेंगे। क्रेडिटर वो होता है जिससे आपने रॉ मटेरियल या गुड्स जो हैं वो खरीदी हैं उधार पे। समझ आ रही है आपको? मतलब कोई दुकानदार है वो अपने सप्लायर से सामान लेता है ना बेचने के लिए, तो वो अगर उधार पे लिया उसने तो वो जो सप्लायर है वो क्रेडिटर बोला जाएगा उसको, ठीक है। मतलब जिस बंदे का आपने पैसा देना होता है, जिस सप्लायर का आपने पैसा देना होता है, अभी नहीं दिया है, उससे सामान उधार लिया है, वो आपका क्रेडिटर है। समझ आ रही है? और जिसने आपसे सामान उधार लिया है उससे आपने पैसे लेना है ना, तो वो डेटर है, वो एसेट होता है।
शॉर्ट टर्म लोन, नाम से ही पता चलता है वो लोन जो हमने कुछ ही टाइम में उतारना है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वैसे मैंने पहले कहा ना कि फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, उसको आपने एडवांस दे दिया, तो वो एडवांस जो है वो उसके लिए इनकम भी है ना ऑब्वियसली, लेकिन उसकी अभी उसने सर्विस नहीं दी है तो वो एक लायबिलिटी है जब तक वो पूरी सर्विस नहीं देगा। ठीक, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? जो खर्चा आपके ऊपर चढ़ गया है बट अभी आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप टेनेंट हो, आप कहीं किराए पे रहते हो और 1-2 महीने हो गए हैं लेकिन अभी आपने वो रेंट पे नहीं किया है, तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ आ रही है आपको? उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक हमें सर्विस देती है, खासकर बिजनेसमैन को जो करंट अकाउंट खोलते हैं। वो क्या होता है कि जब जितना भी आपने पैसा बैंक में रखा है करंट अकाउंट में, उससे ज़्यादा आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रखा है बैंक में करंट अकाउंट में और आपको 11 लाख की ज़रूरत है, तो आप 11 लाख भी निकाल सकते हो। लेकिन वो जो 1 लाख एक्स्ट्रा है ऑब्वियसली वो क्या होगा? वो एक लोन की तरह दिया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट लेगा बैंक। ठीक है, उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको भी हमने डिटेल में पढ़ना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को। उसके बाद है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये वैसा ही है जैसा कंटिंजेंट एसेट। ठीक है, मतलब ये वो लायबिलिटी है जिसका अभी हमें पता नहीं है, कि कंफर्म नहीं है कि वो पूरी लायबिलिटी है या नहीं है। वो डिपेंड करेगा किसी फ्यूचर इवेंट पे। समझ आ रही है आपको? फॉर एग्जाम्पल हमारे खिलाफ किसी ने कोर्ट केस कर दिया, तो अगर वो हमने जीत लिया तो बच गए, अगर हारा हमने तो क्या पता कोर्ट ऐसा बोल सकती है कि हमें उनको कंपनसेशन देनी पड़े जिनको हमने कुछ नुकसान किया है, कोई प्रोडक्ट खराब दिया है वगैरह वगैरह, तो वो तब लायबिलिटी बन जाती है। मतलब फ्यूचर इवेंट पे वो डिपेंडेंट है, उसी को बोलते हैं हम कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, कंटिंजेंट एसेट को नहीं दिखाते हैं। ठीक, बैलेंस शीट में दिखाते हैं फुट नोट्स में, मतलब पूरी जो बैलेंस शीट ऊपर बनती है वहां पे नीचे एंड पे आते हैं कुछ लिखते हैं हम इंपॉर्टेंट चीजें, उनमें आती है फुट नोट में। लेकिन कंटिंजेंट एसेट जो हैं उनको कहीं नहीं दिखाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो हमने अगली वीडियो में पढ़ना है, वहीं पे समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद है डेफर्ड लायबिलिटीज। डेफर्ड लायबिलिटीज वो होती हैं जिनको चुकाने का टाइम आपके पास 1 महीने से ज्यादा है बट 1 साल से कम। समझ आ रही है? 1 महीने से ज्यादा टाइम आप ले सकते हो उनको चुकाने में, लेकिन 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हो। ज्यादा समझ यहां से आएगी। क्विक लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपको 1 महीने के अंदर अंदर चुका देनी है। तो 1 महीने से ज्यादा चुकाने का जिनको टाइम है आपके पास, वो हो गई डेफर्ड लायबिलिटीज, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो चुकानी है। समझ आ रही है? अगर 1 साल के अंदर अंदर नहीं चुकाओगे वो तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी हुई ना। समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि डेफर्ड लायबिलिटीज और लिक्विड या क्विक लायबिलिटी जो हैं वो करंट लायबिलिटीज ही हैं, है ना। लेकिन डेफर्ड लायबिलिटी वो है जिनका आपके पास टाइम है 1 महीने से ज्यादा बट 1 साल से कम, और लिक्विड या क्विक लायबिलिटी वो है जो आपने फटाफट चुकानी है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी। अब आपको कुछ एमसीक्यूज दिख रहे होंगे, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी जो बची हुई अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो पढ़ लेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।